हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट। इस सीरीज में हमारा आज का नया प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का नाम है सोल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन। दोस्तों, सोल ये सिटी है और इट्स अ कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। उस कंट्री के बाइक का हमारे पास डेटा है और हमें क्या करना है, हमें उस डेटा का इस्तेमाल करके हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर आवर्स पे कितनी बाइक की डिमांड है। राइट, उस डिमांड को हमें प्रेडिक्ट करना है। अब आपको बताना चाहूंगा कि भाई बहुत सारी कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं, ईच एंड एवरी कंट्री में जो बाइसिकल की डिमांड है अभी बढ़ रही है। जैसे कि अभी पेट्रोल बढ़ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से जो अर्बन सिटीज है उस अर्बन सिटी में बेसिकली बाइसिकल की डिमांड ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंपनी आ रही है, मल्टीपल स्टार्टअप आ रही है जो क्या करते हैं, वो बाइक अपने रेंट पे देते हैं पर्टिकुलर फीस पे पर आर के हिसाब से, या मंथली भी देते हैं, तो डिपेंड करता है, अलग अलग स्कीम रहते हैं अलग अलग कंपनी की। मान लो ये आप प्रोजेक्ट करते हो तो इसका बेनिफिट क्या होगा। ऐसे कोई स्टार्टअप है जो बाइक के ऊपर या मोटरसाइकिल को रेंट पे देती है, तो उस कंपनी में आप आपका प्रोजेक्ट दिखाओगे तो आपको हाई चांसेस रहेंगे उस कंपनी में सेलेक्ट होने के। राइट, तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो इंडस्ट्री ग्रेड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है और इसका ये पार्ट 1 है। तो चलो यार, इस प्रोजेक्ट की जर्नी को अभी हम स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या डिमांड है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले भी हम बात करते हैं मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की जो जर्नी रहती है वो क्या रहती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बिजनेस प्रॉब्लम रहता है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। आगे चल के भी हम इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गेटर डेटा। तो हमारे पास प्रॉब्लम मिल गया, उसके बाद डेटा चाहिए। डेटा मिलने के बाद हम उसको डिस्कवर करते हैं, उससे कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं, उससे कुछ इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं। राइट, उसके बाद उस डेटा को हम प्रिपेयर करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एक बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल ढूंढते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, मतलब जो भी हमारा ट्रेन मॉडल है उसको हम और अच्छा खासा बनाते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसका जो भी आउटपुट मिला है, जो भी हमने ईडीए किया है, मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो भी हमने एनालिसिस किया है, उसको हम क्या करते हैं, हमारे क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। या आपका मैनेजर होगा या बॉस होगा या टीम लीड होगा, जिसने भी आपको प्रॉब्लम दिया होगा, उसको आप अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो। मान लो उस आपके आउटपुट से सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम लॉन्च करते हैं, बेसिकली डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद हम उसको मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करते करते हम उसको मेंटेन भी करते हैं। राइट, तो ये होती है हमारे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस प्रोजेक्ट की जर्नी। राइट, तो सबसे पहले भी हम देखते हैं कि भाई हमारे इस प्रोजेक्ट का एजेंडा क्या होगा, मतलब हमारे जो सीरीज चल रही है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की, तो इसका एजेंडा क्या होगा। तो सबसे पहले हम बिजनेस प्रॉब्लम समझेंगे, डेटा कलेक्शन, टूल सेटअप फॉर प्रोजेक्ट, लोड डेटा, डेटा प्री प्रोसेसिंग, मेक डेटा रेडी फॉर ट्रेनिंग, एमएल मॉडल सिलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस वैलिडेशन, फाइन ट्यून मॉडल, एमएल प्रोजेक्ट टेस्टिंग, प्रेजेंट सॉल्यूशन, क्रिएट वेब एप्लीकेशन, ऐप मॉडल डिप्लॉयमेंट, जो हम विंडोज और उबंटू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मॉडल को मॉनिटर एंड मेंटेन किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, इतने सारे चीजों के ऊपर हम क्या करेंगे, इस सीरीज में डिस्कस करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। तो उसमें हमने मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा पॉपुलर था और उसकी वजह से क्या है कि आप मान लो प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में डालते हो तो ऑलरेडी यार उसका कोई अच्छा खासा इंपैक्ट नहीं पड़ता इंटरव्यूअर को, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये कॉमन प्रोजेक्ट है और हर एक बंदा सेम डेटा का इस्तेमाल करके अपना ज्ञान पेलता है। तो ऑब्वियसली उसको पता है कि भाई जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया किसी का कॉपी पेस्ट ही किया होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसीलिए क्या है कि वो अच्छा खासा इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये नया प्रोजेक्ट लाया है। बहुत चुनिंदा लोग हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को किया है, तो यही प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने अभी लॉन्च करने वाला हूं। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला वो सारे की सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें बोल रहा हूं, वो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में डिस्कस कर चुकी है। जो भी पाइपलाइन है वो भी मैंने वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन यहां पर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा है उस डेटा के हिसाब से हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब में आने के बाद आपको सर्च करना है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मशीन लर्निंग। राइट, ये सर्च करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेंगे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन एमएल प्रोजेक्ट। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, सबसे पहला वीडियो, इसको आप समझ लो, देख लो। और वैसे देखते देखते आपको टोटल क्या करना है, टोटल 22 वीडियोज है। और उसके बाद मॉडल वैलिडेशन होने के बाद, क्रॉस वैलिडेशन होने के बाद मैंने इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं किया है। तो जो भी यहाँ पर मैंने चीज कंटिन्यू नहीं की है वो सारे की सारी चीजें हमारा अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है सोल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन, तो इसके अंदर हम पूरी की पूरी चीजें कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आपको ये सीरीज देख लो। देखने के बाद अभी जो हमारी सीरीज चल रही है सोल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन, उसको समझना एकदम आसान हो जाएगा। राइट, तो इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट की, आप उसको देखो और उसके बाद
इस सीरीज के ऊपर जंप करो। ऑलरेडी आपने जंप कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी सीख सकते हो। उसके बाद आप क्या करना, उस प्रोजेक्ट को एक बार देख लेना। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्री रिक्विजिट, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको हिंदी आना चाहिए यार, इंग्लिश होगा तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा। उसके बाद है एक आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका मोबाइल या लैपटॉप। बेसिकली मोबाइल से भी आप कर सकते हो बट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन कर सकते हो, राइट। लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास i3 5th जनरेशन होगा, 4th जनरेशन होगा तभी भी चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। रैम उसमें 4 GB होगा तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा केबीज में है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक पाइथन आना चाहिए, पांडास, नंपाई, मैटप्लोलिब, सीबॉन, साइकिट-लर्न, ये लाइब्रेरी आपको आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। उसके बाद है आपको बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तभी भी चलेगा, बट आता है आपको थोड़ा बहुत, वो आपका प्लस पॉइंट होगा, राइट। क्योंकि यार ऑब्वियसली हम मशीन लर्निंग मॉडल ही ट्रेन कर रहे हैं तो उसका नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए ना। नहीं होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में, राइट। हमारा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो वो स्टार्ट होता है बिजनेस प्रॉब्लम से, राइट। अभी बिजनेस प्रॉब्लम कौन लाता है आपकी कंपनी में, आपके कंपनी में लाता है क्लाइंट, राइट। जैसे कि मान लो आपकी आईटी कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी, तो क्या होगा, एक बंदा जिसका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेके आपके पास आएगा कि भाई बोलेगा मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या आप सॉल्व करके दोगे। ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा, आपके पास वो टीम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक्सपर्टीज, आपके पास उसकी एक्सपर्टीज होंगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे, राइट। कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है, या छोटी कंपनी ला सकती है, बड़ी कंपनी ला सकती है, या इंडिविजुअल पर्सन भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है आपके पास, आपके कंपनी के पास, राइट। तो आपको क्या करना है, उस बिजनेस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई डेटा साइंस सॉल्व द रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम by utilizing a data to construct algorithm and create a program that help in a providing optimal solution to individual problems. Data science solve real world business problem by using hybrid models of math and computer science to get actionable insight. ये थोड़ा डेफिनेशन हो गया बिजनेस प्रॉब्लम का, इसको छोड़ो। हमारे इस प्रोजेक्ट का मेन बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारा क्या है भाई, हमें प्रेडिक्ट करना है बाई काउंट इक्वायर्ड एट ईच आर फॉर अ रेंटल यूजिंग मल्टीपल फीचर। हमारे पास मल्टीपल फीचर होने वाले, जैसे कि वेदर्स के डिफरेंट फीचर्स है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, लाइक दैट, देन टाइम, डेट, हॉलीडेज। तो ऐसे हमारे पास फीचर है। इस फीचर का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है कि भाई पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर आर पे, मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे बाइक की डिमांड कितनी होने वाली है, राइट। मतलब कितने लोग बाइक रेंट पे लेना चाहते हैं, ये हमें पता करना है। अब इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी दिल्ली में है, आपने एक स्टार्टअप भी चालू किया। मान लो आपने अभी फिलहाल 2 लोकेशन पे आपने बाइक को रेंट पे देना स्टार्ट किया। ए लोकेशन पे 5 बाइक है, बी लोकेशन पे 10 बाइक है। आपको पहले पता नहीं था कि भाई कौन सी लोकेशन पे कितनी डिमांड है, बट आपने रख दिया। अब देखो आपके पास 1-2 महीने का डेटा आ चुका है, राइट। ए लोकेशन पे और बी लोकेशन पे कौन से डेट पे, कौन से घंटे पे आपकी कितनी बाइक रेंट पे चली गई। अब वो डेटा को आपने एनालाइज किया और आपको पता चला कि भाई ए लोकेशन पे फिलहाल 5 से ज्यादा बाइक की डिमांड है, फ्यूचर में उसकी डिमांड इंक्रीज होने वाले अप टू 10, राइट, विद इन 15 और 1 मंथ। और जो बी लोकेशन है वहां पर ऑलरेडी 10 बाइक थी, बट वहां पे हमें जो डेटा मिला 2 महीने का, उससे हमें पता चला कि भाई हमारे मैक्सिमम 5 बाइक ही रेंट पे जा रही है पर घंटे, और 5 बाइक ऑलरेडी वहां पर सड़ रही है। तो इससे क्या हुआ, इससे तो हमारा लॉस हो रहा था ना, राइट। क्योंकि 5 जो बाइक हमने खरीदी थी बी लोकेशन पे, भाई उसको हमने क्यों खरीदा, हमें डिमांड ही नहीं थी तो हमने बिन फालतू खरीदा, हमारा एसेट में पैसा चला गया, तो हमारी कंपनी इसमें लॉस में आ गई कि नहीं। तो यहां पर डेटा साइंटिस्ट क्या बोलेगा, भाई देख फ्यूचर में भी बी लोकेशन पे जो भी हमारे पास करंट डेटा, उसके हिसाब से हमें यह पता चल रहा है कि भाई मैक्सिमम बी लोकेशन पे 6 बाइक की डिमांड होगी। तो हमारे पास बची 4 बाइक है, उस 4 बाइक को आपको क्या करना है, ए लोकेशन पे भेज दो भाई, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में डिमांड होने वाले 10 बाइक की। तो ए लोकेशन पे हमें एक्स्ट्रा 5 बाइक लेना पड़ता, बट हमने क्या किया, बी लोकेशन की जो 4 बाइक है वहां पर शिफ्ट कर दी और उसके बाद एक्स्ट्रा सिंगल बाइक ले ली। तो हमारी कंपनी का भाई 4 बाइक को लेने का खर्चा बच गया, और हमें यह भी पता चला, और इसके अलावा हमारा प्रॉफिट हुआ। मान लो वहां पर 5 ही बाइक होती तो हमारे 5 यूजर वापस चले जाते, राइट। उससे हमारी कंपनी का लॉस होता, कस्टमर भी हमारे लॉस होते, और उसके बाद जो हमारे एसेट में पैसा सड़ रहा था वो भी खराब होता। तो इससे क्या हुआ कि भाई आपने उस कंपनी को ग्रो किया, आपने डेटा को एनालाइज करके उस कंपनी को ग्रो किया। तो भाई यहां पर मेन रोल आता है डेटा साइंटिस्ट का। ये कंसिडर करो कि
इन फ्यूचर में आप कोई कंपनी बाइक या बाइसिकल को रेंट देती है, उस कंपनी में आप काम करना चाहते हो, तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए एकदम वरदान रहने वाला है, राइट। तो आई होप आपको बिजनेस प्रॉब्लम सही तरीके से समझ में आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? नेक्स्ट स्टेप आती है भाई डेटा कलेक्शन। हमें चाहिए डेटा, हमारे पास डेटा ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो जैसे कि मैंने एग्जांपल पे बोला था कि हमारे पास 2 महीने का डेटा है, तो ये तो हो गया भाई रियल वर्ल्ड सिनारियो। जो हमारी कंपनी है वो हमें डेटा देंगी, या हमारा जो क्लाइंट रहेगा वो क्लाइंट हमें डेटा देगा। हो सकता है वो CSV फॉर्मेट में होगा या SQL में होगा, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। बट अभी हम क्या करेंगे, हम डेटा भाई कहाँ से लेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, डेटा कलेक्शन होता क्या है इसको हम पहले समझते हैं। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ एस्टैब्लिश्ड सिस्टमैटिक फैशन दैट इनेबल वन टू आंसर stated research question, test hypothesis and evaluate outcome। इसका मतलब सिंपल बताना चाहूंगा भाई, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको जो डेटा चाहिए वो आप कहीं से भी उठा सकते हो, जहां से आपको मिलेगा। अब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हमें डेटा कहां से मिलेगा, तो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना है। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एक लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को ऊपर जाना है और उस लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको बेसिकली ये लिंक रहेंगी। ये लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको इस तरीके का पेज मिलेगा, राइट। और यहाँ पर मिलेगा सोल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन। और सबसे पहले आपको साइन इन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको उसके अलावा भी आपको यहाँ पर एक डाउनलोड बटन मिलेंगे। देखो सोल बाइक डेटा .csv 604.17 KB की इसकी साइज है, और यहाँ पर हमें एक डाउनलोड बटन मिल रही है। इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपको डेटा को डाउनलोड करना है, राइट। इतना आपको काम करना है। इसके लिए आपको जीमेल आईडी चाहिए। आपके पास जीमेल आईडी होगी तो आप इजीली साइन इन कर सकते हो, आपको कोई भी झंझट नहीं रहेंगे। तो आई होप आपने डेटा डाउनलोड कर लिया है। डेटा डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर का नाम आप कोई भी दे सकते हो। जैसे कि मेरे केस में मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये फोल्डर का मैंने नाम दे दिया, राइट। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसके हिसाब से आप नाम दे दो तो अच्छा रहेगा। वहां पर आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है। उस नए फोल्डर में जो फाइल अभी हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है CSV फाइल, वो CSV फाइल को आपको इस जगह पर पेस्ट कर देना है। तो जो मैंने फाइल को डाउनलोड किया था, मैंने ऑलरेडी इस जगह पर इस फाइल को पेस्ट कर दिया है। देख सकते हो अभी मेरे सिस्टम में आने के बाद इसकी साइज थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी है। यहाँ पर बोल रहे हैं 591 KB। तो यार डिपेंड अपॉन क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म, उसके हिसाब से थोड़ा जो कैलकुलेशन रहता है ना डेटा का, वो यहाँ पर कम ज़्यादा KB में हो सकता है। तो आप बोलूँगी भाई इसमें तो डेटा लॉस है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर में इस तरीके से डेटा को डाल देना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें टूल्स फॉर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। तो भाई हमें जो प्रोजेक्ट करना है उसके लिए कौन से टूल्स लगेंगे, तो बेसिकली टूल्स के बारे में हम बात करते हैं। अ प्रोग्रामिंग टूल और सॉफ्टवेयर डेवलप टू टूल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट software developers use to create, debug, maintain और otherwise support other programs and application। तो भाई इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, बेसिकली सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं भाई प्रोग्रामिंग टूल्स। तो बेसिकली इसको हटाओ और यहाँ पर हम बात करते हैं टूल्स फॉर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए। अब एनाकोंडा को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगी, वहां से आपको एनाकोंडा इंस्टॉल कर देना है। इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले बोला कि भाई कैगल से किस तरीके से डेटा को हमें डाउनलोड करना है, उसके ऊपर भी हमने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप देखोगे तो वहां से आप इजीली डेटा को किस तरीके से डाउनलोड करना है वो आप कर सकते हो। जैसे आपके सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको जुपिटर को लॉन्च करना पड़ता है। जब आप एनाकोंडा ओपन करते हो तब वहां पर एक ऑप्शन मिलता है जुपिटर स्पाइडर को लॉन्च करने का, राइट। तो वो भी मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से जुपिटर को ओपन करना है, लॉन्च करना है, राइट। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप स्पाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप पाइथन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो भी आईडी का इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हो, राइट। बेसिकली आपको जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करो, जिसमें हम क्या करेंगे, जो कोडिंग करेंगे उस कोडिंग को हम इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे उस कोड के ऊपर। तो इसलिए मैक्सिमम तौर पर डेटा साइंटिस्ट जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हमें यहाँ पर .py फाइल नहीं क्रिएट करनी है, हमें .ipynb फाइल क्रिएट करनी है, इसीलिए हम जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे। दैट सिंपल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अभी डेटा को लोड करना है। तो डेटा को लोड करने के लिए सबसे पहले भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना पड़ेगा ना। तो जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आप विंडोज सिस्टम में होंगे तो भाई विंडोज की को प्रेस करो। एक ऐसी बटन है जहां पर 4 डब्बे मिलेंगे, उस बटन को प्रेस करो, सिंपल। यहाँ पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करना है। ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एनाकोंडा 364 बिट मिल जाएगा। जब आपके सिस्टम में आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो ना, तभी ये
फोल्डर का आपको आइकन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है, राइट। यहाँ पर आपको जुपिटर नोटबुक मिलेगा, इससे भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो जुपिटर नोटबुक। लेकिन भाई ये सी ड्राइव से ओपन होता है, हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वहां पर हमें IPYNB फाइल क्रिएट करनी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करो। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा बेस एनवायरनमेंट है, देख सकते हो बेस एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मैं एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करने वाला, क्योंकि जो भी पैकेजेस हमें चाहिए वो सारे के सारे पैकेजेस बेस एनवायरनमेंट में है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ करने वाला नहीं हूँ। लेकिन आप करना चाहते हो तो आप करो यार, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है ना, इस प्रोजेक्ट फोल्डर का पाथ हमें कॉपी करना है और फिर से हमें यहाँ पर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है CD और Ctrl+V कर देना है। तो इससे क्या होगा, हम पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाते हैं, लेकिन मेरी जो डायरेक्टरी है वो E है, तो सबसे पहले हमें E में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें E लेते और कोलन लगते हैं। तो देखो अब हम क्या कर चुके हैं, हम डायरेक्ट E ड्राइव में पर्टिकुलर फोल्डर पे चले गए हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको DIR करके आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर जगह पर कौन सी डायरेक्टरीज है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डेटा डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर जगह पे जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना है। तो ध्यान रखना है आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक पहले ही इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो ये लॉन्च नहीं होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, एनाकोंडा को ओपन करना है, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको जुपिटर नोटबुक का आइकन मिलेगा, उसको जस्ट लॉन्च कर दो, काम खत्म, राइट। वो डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद उसको क्लोज कर दो, एनाकोंडा नेविगेटर को, बेसिकली नेविगेटर को। और उसके बाद फिर से आप जो मैंने आपको बताया ना, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करो। वो करने के बाद आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक, राइट। जुपिटर नोटबुक आपको यहाँ पे लिखना है, जुपिटर स्पेस नोटबुक, एंटर बटन प्रेस करो। इससे क्या होगा, इसका आपका जुपिटर नोटबुक का जो सर्वर है वो ओपन हो जाता है बैकएंड में। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये जुपिटर नोटबुक का सर्वर है, इसको आप क्लोज कर दोगे ना तो भाई सब कुछ क्लोज हो जाएगा। तो इसको आप क्लोज मत करना, इसको आप मिनिमाइज कर दो यार। या आपको और कोई जगह पर इसको यूज करना है, अलग आपको वेब ब्राउजर में इसको ओपन करना है, तो आपको ये जो पाथ दिख रहा है ना, इसको कॉपी करो या इसको कॉपी करो, राइट। इसको कॉपी करने के बाद आपका जो भी URL है, जहाँ पर हम URL पेस्ट करते हैं वहाँ पर पेस्ट करो, तो आपका ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अभी ये जो मेरा एक बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है, उस ब्राउजर में मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है, राइट। और देखो मेरा जो फोल्डर था ना, ये वाला RG सोल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन, तो वही डायरेक्ट फोल्डर हमारे जुपिटर नोटबुक ने एक्सेस कर लिया है। और उसमें देखो डेटा फोल्डर अवेलेबल है, आप यहाँ पर जाते हो तो हमारी डेटा फाइल देख सकते हो। फिर से हम यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी है। तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए आपको न्यू बटन के ऊपर जाना है और यहाँ पर लिखना है आपको Python 3, वहाँ पर लिखते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक जुपिटर नोटबुक फाइल क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ सोल, उसका उसको रीनेम कर दो, तो आपके फाइल का नाम अभी चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करते हो और यहाँ पर एक आप टाइटल भी देते हो ना, यहाँ पर लिखो # और यार देखो यार इसको मार्कअप लेना पड़ेगा, मार्कडाउन नॉट अ मार्कअप। अच्छा खासा नाम दोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। इसको एग्जीक्यूट करो, तो अभी हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करना है, राइट। तो पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है भाई, लिखना है इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट pandas as a pd, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as a plt, राइट। रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करो या कंट्रोल प्लस एंटर बटन को प्रेस करो, या यहाँ पर एक शॉर्टकट बटन है रन, इसके ऊपर क्लिक करो। तो देखो अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब ये जो हमारे पैकेजेस है इंपोर्ट हो चुके हैं। मान लो आपके सिस्टम ये पैकेजेस अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको मॉडल नॉट फाउंड का एरर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाना है, राइट, जहाँ पर आपने ये काम किया था ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना भाई, उस पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली आप बेस एनवायरनमेंट में हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आप चिंता मत करो, राइट। आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे हमारे पास पैकेज लोड हो चुके हैं, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ इंपोर्ट पैकेजेस, राइट, इंपोर्ट पैकेजेस। और यहाँ पर हमारे इंपोर्ट पैकेजेस हो चुके हैं, इसको मैं थोड़ा और हेडिंग देता हूँ यार, मार्कडाउन करता हूँ। ओके, अभी हमारे पास ये आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लेता हूँ लोड डेटा,
राइट। डेटा लोड करने के लिए फिर से इसको हम मार्क डाउन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे यार। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लोड करना है डेटा को। डेटा को लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे डेटा फ्रेम इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे पीडी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पांडा का इस्तेमाल, और यहाँ पर हम लेंगे read_csv, राइट। और इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेटा का पाथ देंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं data_path, ये हमारे डेटा का पाथ है। और यहाँ पर हमारा डेटा कहाँ पे है, डेटा भाई यहाँ पर हमारा है। तो इसको राइट बटन क्लिक करके कॉपी एज पाथ करते हैं और यहाँ पर आर, उसके बाद डबल कोट, डेटा को पेस्ट करते हैं, उसके बाद डबल कोट यहाँ पर दे देते हैं। तो आप कॉपी एज पाथ करते हो तो वो डबल कोट के साथ ही आता है, तो आपको डबल कोट देना नहीं है। ओके, एक बार दे दो, राइट। तो इस तरीके से अभी हमारा ये पाथ है और पाथ को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे CSV को दे देंगे। और यहाँ पर आप इनकोडिंग कर सकती हो यार, राइट, क्योंकि आपका डेटा अलग अलग फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा, यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है इनकोडिंग इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर आपको यहाँ पर इनकोडिंग कौन सी इस्तेमाल करनी है, यूनिकोड escape, राइट। मतलब हमारे इनकोडिंग को स्किप करना है, यूनिकोड को स्किप करना है। तो इस तरीके से भाई हमारा डेटा हम लोड कर पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक बार डेटा लोड होने के बाद आपको कंफर्म होना चाहिए ना कि भाई हमारा डेटा सच में लोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप लोग को डेटा डॉट शेप ले लो, हमें पता चलेगा कि हमारे डेटा का शेप क्या है। तो शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमें समझ में आ चुका है कि भाई हमारे डेटा में 8760 रोज है, राइट, सैंपल्स है, और हमारे पास टोटल 14 कॉलम्स है, राइट। अब आप बोलोगे भाई ये तो हमने यहाँ पर देखा, बट हमें एक्चुअल देखना है ना डेटा कैसा है। तो यहाँ पर लिखो भाई डेटा फ्रेम डॉट हेड लेता हूँ, हमारे पास 5 सैंपल आ जाएंगे। तो देखो, तो ये भाई हमारा डेटा की फर्स्ट झलक है। तो यहाँ पर डेट है सबसे पहले, मतलब कौन से डेट पे बाइक रेंट हो रही है। देखो भाई एक दिन में अभी टोटल 24 घंटे रहते, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास डेट मिनिमम 24 बार नहीं यार, मतलब दिन में लोग लेते हैं ना, शाम में तो बाइक लेते नहीं, रात के 2-3 बजे कौन लेता है। तो यहाँ पर जो हमारे डेट है वो 10 बार, 12 बार या 15 बार मैक्स यहाँ पर डुप्लीकेट हो सकती है। और उसके बाद है रेंट बाइक काउंट, तो ये हर घंटे के हिसाब से, मतलब 0 मतलब होता है भाई 1, रात का 1 बजता है ना, मतलब 12 से 1 का आई थिंक वही होगा, 0 घंटा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर टोटल 24 घंटे होंगे। उसके हिसाब से हर एक घंटे में कितनी बाइक रेंट पे चली गई है, यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, तो भाई टेम्परेचर माइनस से लेकर पॉजिटिव में रहेगा, तो यहाँ पर सही इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी, राइट। उसके बाद है विंड स्पीड मीटर पर सेकंड, विजिबिलिटी 10 मीटर। उसके बाद है ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर इन सेल्सियस में है, सोलर रेडिएशन mg पर मीटर स्क्वायर, रेनफॉल मिलीमीटर, उसके बाद स्नोफॉल सेंटीमीटर, सीजन, हॉलीडे, फंक्शनिंग डे। इसका मतलब ये होता है कि भाई नो फंक्शन मतलब फंक्शन आवर्स है कि नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, यस और नो में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये जो कॉलम्स है वो आपको समझाने की ज़रूरत है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप इजीली समझ सकते हो, राइट। कॉमन कॉलम्स है। और यहाँ पर आपको और कुछ डिटेल में जानना है कि भाई ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, तो भाई बस इसको कॉपी करने का, आने का, पेस्ट करने का और मज़े लूटने का। तो इसका मतलब क्या होता है भाई मेरे को भी नहीं पता। ड्यू पॉइंट कैलकुलेटेड टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस को निकाल लेते हैं और उसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर द एयर नीड टू बी cool to at constant pressure in order to achieve a relative humidity RH of 100%. At this point the air cannot hold more water in a gas. तो भाई ये पढ़ो और आप समझो, राइट। उसके बाद है सोलर रेडिएशन, तो ये आपको समझना है तो ये आप समझ लो भाई। और आप सोचोगे यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके कंपनी में डोमेन एक्सपर्ट रहता है, उससे आप कांटेक्ट करो और ये आपको बता देगा कि भाई हर एक फीचर का क्या इंपॉर्टेंस है। उतना भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता आपके कंपनी में, तो भाई गूगल है, कॉपी करो, पेस्ट करो और उस फीचर को समझो, दैट सिंपल, राइट। तो अभी हमारे पास हेड आ चुका है, हम भाई टेल भी लिखते हैं ना, डेटा फ्रेम डॉट टेल। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा स्टार्ट हुआ था 0 से लेकर, और हमारे पास सैंपल है 8759। तो इस तरीके का हमारा डेटा है भाई। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना, हमारे पास डेटा तो आ चुका है ना, अब इस डेटा की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बिल्कुल यार, हम डेटा की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डेटा इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन, डेटा की हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पर मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ यार। ओके, तो यहाँ पर डेटा की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास df.info फंक्शन है। इन्फो एकदम सिंपल फंक्शन यार, इसको बुलाओ भाई, हमको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। देखो ये बोलेगा 0 से लेकर 8759 एंट्री है और टोटल हमारे पास एंट्रीज कितने हैं 8760। टोटल हमारे पास 14 कॉलम से बोल रहा है, ये कॉलम्स के नाम दिए, राइट। और यहाँ पर नॉन नल का मतलब होता है कि हमारे पर्टिकुलर कॉलम में कितनी नॉन नल वैल्यूज है, राइट। और इससे हमें पता चलेगा कि नल वैल्यू कितनी है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास टोटल काउंट कितने 8760, तो हमारे पास नॉन नल वैल्यू है, मतलब उस पर्टिकुलर रो में डेटा अवेलेबल है, इसका मतलब है। तो टोटल 8760 रोज में डेटा है, उतनी हमारे पास रोज है। ऑब्वियसली इस फीचर में नल वैल्यू है ही नहीं। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई इस फीचर में नल वैल्यू है ही नहीं। इस तरीके से सारे के सारे फीचर में नल वैल्यू नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर, राइट। उसके बाद है डेटा टाइप, ये बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए। तो डेट का भाई डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमें इस पर्टिकुलर कॉलम को डेट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई रेंटल वाइक, इंट 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 इंट, इसको छोड़ दो। और यहाँ पर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ये सीजन ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली समर विंटर जो भी सीजन है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यार वन हॉट एनकोडिंग या लेबल एनकोडिंग में। नेक्स्ट है हॉलीडे, इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक हॉलीडे क्या है, हॉलीडे है भाई हमारे पास नो हॉलीडे, और आई थिंक हॉलीडे होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, 0 और 1 में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। और फंक्शनिंग डे वो भी यस और नो है, तो उसको भी हम 0 और 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास जो डेटा है उसको कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगे, राइट। और इन शॉर्ट यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास फ्लोट 6 कॉलम्स है, इंटीजर 4 फीचर्स है, ऑब्जेक्ट 4 फीचर्स है, राइट। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बट यहाँ पर हमें आसानी होगी क्योंकि हमारे उतने फीचर डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई इस डेटा को लोड करने के लिए कितनी मेमोरी यूटिलाइज हुई है, 958.2 KB, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 MB के पास इसने मेमोरी कंज्यूम किया है। तो भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लेने के लिए बेसिकली इसको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ योर डेटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब लेंगे। अब यहाँ पर हम एक नया एट्रीब्यूट डालेंगे, इसको आर्गुमेंट बोल सकते हैं, राइट। इस आर्गुमेंट को डालने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इसको यूज नहीं किया होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको लेना है इंक्लूड। अब आप बोलेंगे भाई इसमें कौन सा आर्गुमेंट देना है, क्या देना है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन में हमें समझ में नहीं आता है। तो आपको शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करो और देखो कुछ गजब हुआ कि नहीं हुआ है ना। देखो यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। भाई थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम परसेंटेज दे सकते हैं, इंक्लूड दे सकते हैं, एक्सक्लूड दे सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए ऐसा, राइट। डेट टाइम इज न्यूमेरिक है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो भाई हम ये फीचर दे सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी नीचे है, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे इंक्लूड करना है ऑल, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे ना स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, वो हमें सारी की सारी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंक्लूड ऑल करूँगा। अब बोलेंगे भाई आपको कैसे पता चला कि ऑल ये है, तो दिक्कत नहीं यार, आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर मिलेगा ये डिस्क्राइब टेंडेंसी डेटा सेट। यहाँ पर आपको देखो इंक्लूड ऑल कॉलम ऑफ द इनपुट विल बी इंक्लूड इन द आउटपुट, पूरी की पूरी कॉलम में कंसिडर करेंगे, राइट, आउटपुट देने के लिए। तो ऐसे आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो नीचे पढ़ के। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इंफॉर्मेशन तो मिलेंगी, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन मिलेंगी यार इस तरीके से। देखो यार पहले देखते इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट। इसको मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा, राइट। तो यहाँ पर आपको लेना है टी, कैपिटल लेना है डॉट टी, या आपको स्मॉल लेटर में लिखना है ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोज शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखो मुझे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये हमारे ये है ना डेट, रेट काउंट, रेंटेड बाई काउंट, ये हमारे कॉलम्स हैं। ये काउंट्स है, कितनी वैल्यू, कितने डेटा पॉइंट अवेलेबल है उसमें, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। यूनिक, ये बहुत अच्छा फीचर है। देखो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई पर्टिकुलर कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यू है। देखो डेट में कितनी यूनिक वैल्यू है, 365, क्योंकि इतने दिन रहते हैं। नेक्स्ट है बाइक रेंट काउंट। तो यार बाइक रेंट काउंट इसमें कंटिन्यूस वैल्यू है, तो ऑब्वियसली यार इसका यूनिक काउंट हमें कोई
इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला है, तो इसने ये लिया भी नहीं। उसके बाद हार, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब में इसने यूनिक काउंट नहीं लिया। नेक्स्ट है सीजन। देखो यार सीजन में हमें 4 वैल्यू मिली है। जैसे कि इंडिया में 3 सीजन होते हैं ना, समर, विंटर एंड रेनी, बट यहाँ पर हमें 4 सीजन है, तो इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हॉलीडे, नो हॉलीडे, हॉलीडे 2 इंफॉर्मेशन, 2 यूनिक वैल्यू है। नेक्स्ट है फंक्शन डे, फंक्शनिंग डे, यस और नो, तो ये भी यहाँ पर यूनिक वैल्यू है। नेक्स्ट है टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी कितनी वो होगा। तो यहाँ पर देखो 1, 12, 17 वो मैक्सिमम टाइम आ चुका है, तो आई होप वो यहाँ पर दिया गया है। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, देखो 24 बार आ चुका है। ये जो डेट है ये 24 बार आ चुकी है। ऑब्वियसली यार कोई भी डेट 24 बार आएंगे, उससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे रहते हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट है भाई, बाकी तो नन है। यहाँ पर देखो स्प्रिंग, ये जो सीजन है, ये सीजन है भाई स्प्रिंग सीजन। अब ये स्प्रिंग सीजन का मतलब क्या होता है आपको समझना है, तो भाई गूगल के पास जाओ। स्प्रिंग सीजन, स्पेलिंग गलत हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, सही है यार। स्प्रिंग इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग टाइम, इज वन ऑफ द 4 टेम्परेचर सीजन सक्सेसिंग विंटर एंड प्रिसीडिंग द समर, ऐसा कुछ तो यार इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ो। ये स्प्रिंग जो सीजन है वो आता है मार्च, अप्रैल एंड मई में। द स्प्रिंग सीजन आर डिफाइंड एज स्प्रिंग, मार्च, अप्रैल, मई जो रहते हैं ना उसको भाई बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। जून, जुलाई, अगस्त को बोलते हैं भाई समर, ऑटम ये सीजन है। उसके बाद है भाई विंटर। तो ये 4 सीजन है। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है 4 सीजन, राइट। हमारे इंडिया में 3 ही रहते हैं, तो आपको सीजन समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है नो हॉलीडे। तो जो नो हॉलीडे का जो काउंट है वो है भाई 8328। और उसके बाद यस है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। और टॉपिक कैटेगरीज कौन सी, ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, राइट। नेक्स्ट है भाई मीन वैल्यू। यहाँ पर देखो मीन वैल्यू मिल चुकी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्स वैल्यू। अब इससे हमें ये समझना है कि भाई हमारे डेटा में आउटलर है कि नहीं है, राइट। तो जैसे कि बाइक रेंटेड बाइक काउंट, तो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू 0, मतलब कोई घंटे पे, कोई आवर्स पे बाइक को रेंट ही नहीं किया गया। उसके बाद 25 परसेंटाइल मतलब 191 बाइक बाई रेंट जा रही है 1 घंटे में, राइट। और कोई तो ऐसा घंटा मतलब उसमें 3556 बाइक रेंट पे गई थी 1 घंटे में। तो भाई ये खतरनाक वैल्यू है, माइट भी ये आउटलायर हो सकता है, अब पता नहीं यार, इसके ऊपर हमें बात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 75 परसेंटाइल वैल्यू 1000 के आसपास है। नेक्स्ट बाय आर्स, ऑब्वियसली आर्स 0 से लेकर 24 ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो 0 से लेकर 23 मतलब 24 आवर्स, राइट। नेक्स्ट है टेम्परेचर -17, देखो -17 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हमारे इंडिया का तो 50 होता है यार। ऑब्वियसली साउथ कोरिया की इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता नहीं, यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है भाई। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, मतलब हमारे वेदर में नमी कितनी है, हवा में नमी कितनी है। ये 0 से लेकर मतलब सूखी हवा भी वहाँ पर रहती है, और उसके बाद गीली भी रहती है, जैसे 98%। खतरनाक ह्यूमिडिटी है भाई। नेक्स्ट है विंड की स्पीड, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से लेकर 78, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इसमें आउटलायर्स है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी, 27 से लेकर 2000 तक है विजिबिलिटी। अब इसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यार। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट, -30 से लेकर ये, और उसके बाद है सोलर रेडिएशन, मैक्सिमम वैल्यू, स्नोफॉल। देखो स्नोफॉल हमें यहाँ पर मिल रहा है भाई, आई थिंक ये दिन का ही होगा 8.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 35 मिलीमीटर ये रेनफॉल है, 1 दिन का होगा, 24 घंटे का, आई होप सो। उसके बाद है सीजन की तो मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं, क्योंकि कैटेगरिकल है। हॉलीडे भी है कैटेगरिकल है, और फंक्शनिंग भी है, डे भी है कैटेगरिकल है। तो इस तरीके से हमें स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया है राइट। तो भाई ये हमारे पास डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो हमारा डेट है ना, डेट, इसको हमें, ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेट एंड टाइम में। तो इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको एक सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम करने से पहले एक थोड़ा हम चेक ही कर लेते हैं भाई, चेकिंग नल वैल्यू। सबसे पहले चेक नल वैल्यू। वैसे हमें पता चला था कि भाई इसमें नल वैल्यू है नहीं, बट यार हमें अच्छी तरीके से विजुलाइज थोड़ा कर ही लेते हैं, मतलब विजुलाइज नहीं करते, देख लेते। यहाँ पर आपको लिखो डेटा फ्रेम डॉट नल, लिख लिया, LL नल। उसके बाद ये क्या करेगा, हर एक फीचर में नल वैल्यू है कि नहीं, यस और नो हमें इंफॉर्मेशन देगा। हमें क्या करना है, हमें उसको काउंट करना था। यहाँ पर आप लिखो सम, ये हमें हर एक फीचर में नल वैल्यू कितनी है काउंट करके दे देगा।
तो भाई यहाँ पर नल नहीं लिखना था, हमें इज नल लिखना था, राइट। तो देखो कोई भी फीचर में नल वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब हमारा काम बच गया भाई डेटा को इम्प्यूट करने के लिए, मिसिंग वैल्यू को इम्प्यूट करने का। चलो ये भी अच्छी बात है, नल वैल्यू की हम ऊपर हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें थोड़ा फीचर इंजीनियरिंग इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फीचर इंजीनियरिंग, क्योंकि हमारा जो फीचर है ना डेट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, df अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं लेता हूँ डेट, राइट, इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, इसको हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं pd डॉट टू डेट एंड टाइम, राइट। डेट टाइम में हमें इसको कन्वर्ट करना है। किसको करना है हमें कन्वर्ट? हमें इसी फीचर को कन्वर्ट करना है डेट एंड टाइम में, और उसको हम उसी में सेव करने वाले हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और आपको दिखाते भाई क्या होने वाला है। बेसिकली हमें यहाँ पर एरर मिला है भाई, डेट आई थिंक, ओके, ये डेट का डी कैपिटल है यार, हमने स्मॉल लिया, तो यहाँ पर मैं इसको कैपिटल करता हूँ। आई थिंक हमें कॉलम के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे आगे चल के। तो ये कुछ भाई हमें वार्निंग्स मिल चुकी है, इस वार्निंग को हम इग्नोर करते और हमारे डीएफ को एक बार फिर से हम क्या करते, इन्फो लेते। इन्फो लिया तो हमें यहाँ पर क्या मिली इन्फॉर्मेशन, देखो हमारा जो डेट कॉलम था वो भी डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, अब यार देखो हमारे इस डेट में ऊपर जाते हम, और इस डेट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डेट में, इस इंफॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे कोई काम की नहीं है, राइट। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि हम इसको इजीली ना न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इसको स्प्लिट करना है बेसिकली। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई जो डे है 30, बेसिकली जो डेट है वो डेट कौन से दिन की है, मतलब जो हमारे पास 7 दिन है ना, मंडे से लेकर संडे तक। तो मंडे मान लो एक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हमें हर एक डेट को पर्टिकुलर डे से असाइन करना पड़ेगा। ठीक, हम कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरा एक कॉलम बनाएंगे मंथ का कॉलम, तीसरा हम कॉलम बनाएंगे ईयर का कॉलम, राइट। तो हमें क्या करना है, इस डेट को 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अभी हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं भाई, मैं इसी में क्या करता हूँ, इसको ब्रेक डाउन करता हूँ डेट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे भाई डेटा फ्रेम डेट का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको लेंगे dt का मतलब होता है डेट, और डेट में हमें क्या है, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है डे, इससे हमें मिलेगा डे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से कॉपी करेंगे और एक नया कॉलम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा डे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डे। उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें चाहिए भाई मंथ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ मंथ, राइट। और यहाँ पर मैं डे की जगह पर लेता हूँ मंथ। उसी तरीके से हमें क्या करना है, ईयर चाहिए, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर ईयर, और डेट में यहाँ पर लेता हूँ मैं ईयर, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से भाई हमारा डेटा अभी डेट जो कॉलम है और 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन लेते, तो देखो डे, मंथ, ईयर, ये अभी इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। मतलब नए डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। डेटा फ्रेम डॉट में हेड लेता हूँ, हेड, तो देखो ये हमारा था डेट, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया भाई, रुको यार, डे में। देखो ये डे, मंथ, ईयर, राइट। तो ये मंथ था, पहला मंथ देखो जनवरी था, तो ये जनवरी आ चुका है पर, ईयर 17 था, आ चुका है, और ये डे 12वां दिन, 12th नंबर का डे है, 12th डे मतलब। तो भाई इससे जो मैंने बोला था कि भाई दिन कौन सा है, वो हमें दिन चाहिए, तो ये दिन नहीं मिला, ये हमें मंथ का डे मिला, तो हमें दिन भी चाहिए ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डे की जगह पर एक नया कॉलम लेंगे, इसको हम बोलेंगे वीकडे, राइट, वीकडे बोलेंगे हम, लेते भाई वीकडे। और यहाँ पर हमें लिखना है डे नेम, क्या लिखना है हमें, यहाँ पर हमें लिखना है डे अंडरस्कोर नेम, राइट। तो हमने एक नया फीचर ऐड कर लिया है वीकडे का, इसको फिर से हम इन्फो लेते हैं, तो देखो यहाँ पर आ चुका है वीकडे। और ये भाई ये ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट होने वाला है ना। यहाँ पर हम हेड को
कॉल करते और देखो वीकडे मतलब ओके भाई ये पार्स करने में कुछ गड़बड़ कर दे इसने, राइट। हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, ब्रैकेट लेते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से इन्फो लेते हैं, ओके नेक्स्ट इसको हम कॉल करते हैं। देखो अभी सही तरीके से वीकडे आ चुका है, ट्यूसडे, राइट। तो इस तरीके से हफ्ते का जो भी दिन होगा वो हमारे यहाँ पर आ चुका है। इसको अभी हम 1 2 3 4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे या वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमें इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं इन फ्यूचर में। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये जो डेट है ना इसको भी हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको ड्रॉप कर देंगे ना। ड्रॉप करने के लिए क्या है, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप करेंगे। किसको ड्रॉप करेंगे भाई, हम ड्रॉप करेंगे डेट को, राइट। तो यहाँ पर मैं लेने आया डेट और उसके बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्सेस इक्वल्स टू 1, राइट। और इन प्लेस इक्वल्स टू 2, मतलब जो हमारा डेटा फ्रेम है उसको हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब यहाँ से हमारा डेट जो कॉलम है वो हट चुका है और डेट कॉलम को हमने कन्वर्ट किया डे, मंथ, ईयर एंड वीकडेज में। और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, अभी हमारे पास टोटल 17 कॉलम हो चुके हैं। पहले हमारे पास 14 थे, अभी हमारे पास 17 कॉलम हो चुके हैं। तो यार इस तरीके से अभी हमने डेटा को बेसिकली क्लीन किया, आप ये बोल सकते हो, राइट। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे भाई EDA। क्या है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इसको मैं मार्क डाउन करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। दोस्तों अभी हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट के आसपास हो चुका होगा। तो अभी हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे, इट्स डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका कोड भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया उसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।